everyone, welcome to your very own Easily. This is Dr. Sudha, your mentor for biology. आज की हमारी बायोलॉजी की क्लास में हम कौन सा टॉपिक करने वाले हैं? जैसे कि हमने हमारी प्रीवियस क्लासेस के अंदर क्या कंप्लीट किया था, हमने समझा अबाउट जेनेटिक कोड और उसी के साथ साथ हमने रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन को भी अपना टॉपिक जो है हमने कंप्लीट कर दिया था। हमने ये समझा कि जो जीन का एक्सप्रेशन है वो कैसे रेगुलेट होता है, ठीक है। तो अब इसके बाद आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट मतलब एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसके अंदर ह्यूमन जीनोम को स्टडी किया गया या ऐसा कह लीजिए कि उसको सीक्वेंस किया गया, ये देखने के लिए कि जो ह्यूमंस का डीएनए है वो अगर सब ऑर्गेनिजम्स के अंदर सेम है ना, सब ह्यूमंस के अंदर सेम है, तो फिर भी सब ह्यूमन बीइंग्स एक जैसे क्यों नहीं है। मतलब है तो सब इंसान, बट कहीं ना कहीं उनके बीच में भी डिफरेंसेस हैं। दैट मीन्स उनके डीएनए भी कहीं ना कहीं, चाहे कुछ प्लेसेस पर ही हो, कहीं ना कहीं डिफरेंस तो होगा ही होगा, है ना। तो इसी क्यूरियोसिटी के चलते क्या मन में आया हमारे साइंटिस्ट के, या एक जो क्यूरियस माइंड है हमारा ह्यूमंस का, ये दिमाग में आया कि क्यों ना ह्यूमन का जो डीएनए है उसको सीक्वेंस किया जाए, और उसी प्रोजेक्ट को हमने नाम दिया ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे, ह्यूमन जीनोम के बारे में बात करेंगे। बट इससे पहले कि हम कुछ भी स्टार्ट करें, एक बार हम ये देखते हैं कि हमें इजीली ऐप के साथ जुड़ना कैसे है, ठीक है। तो इजीली ऐप के साथ जुड़ने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम जाएंगे बेटा गूगल प्ले स्टोर पर, ठीक है। गूगल प्ले स्टोर से इजीली ऐप को कर लेंगे डाउनलोड, ठीक है। इजीली ऐप को डाउनलोड करने के बाद आप अपना लिखेंगे मोबाइल नंबर और क्लिक कर देंगे न्यू अकाउंट पर, ठीक है। न्यू अकाउंट पे क्लिक करने के बाद आपसे मांगी जाएगी आपकी कुछ इंफॉर्मेशन, जिसको आप फिल कर देंगे, और उसके बाद यू विल गेट अ ओटीपी नंबर, और वेरीफाई पे क्लिक करते ही आपका जो नंबर है वो वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, आपको कुछ कोर्सेज है। आपको कौन सा कोर्स सिलेक्ट करना है? आपको सिलेक्ट करना है दिस वन, नीट का कोर्स आप सिलेक्ट करेंगे, और इसको सिलेक्ट करने के बाद आपको चूज करनी है आपकी क्लास। क्योंकि आप टॉपर क्लास के साथ जुड़ रहे हैं, टॉपर बैच के साथ जुड़ रहे हैं, तो 12th क्लास को टिक कर देंगे। और जैसे ही आप 12th क्लास को टिक करेंगे, आपके सामने है कुछ कोर्सेज, और इन कोर्सेज की जो टोटल फीस है हमारी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के लिए जो फीस है दैट इज 8,999 रुपीज। बट अब अगर आपको लगता है ड्यू टू एनी रीजन हम ये चाहते हैं कि हमें ये कोर्स फ्री में प्रोवाइड हो जाए, ठीक है। हम यूट्यूब पे नहीं, हम ऐप पे देखना चाहते हैं। क्यों देखना चाहते हैं ऐप पे? क्योंकि हमें ये लगता है कि जो वीडियो क्वालिटीज है दैट विल बी बहुत अच्छी होगी, ऐप पर डाटा कम कंज्यूम होगा, प्लस एडवर्टाइजमेंट की वजह से हमें कोई भी डिस्ट्रैक्शन फील नहीं होगा। तो इसके लिए हम चाहते हैं कि हम ऐप पे जितना भी स्टडी मटेरियल है वो फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकें, और साथ ही साथ आपको मिलती है डेली प्रैक्टिस पेपर, सारा का सारा जो एनोटेटेड पीपीटीज है वो आपको मिलती है, पूरा का पूरा मतलब स्टडी मटेरियल सब कुछ आपको एब्सोल्युटली फ्री मिलता है। बट इस फ्री का मतलब ये नहीं है कि हम कहीं भी कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं क्वालिटी को देने में, बिल्कुल नहीं। हम बहुत अच्छे से आपके लिए लेकर आए हैं वेल स्ट्रक्चर्ड कोर्स, और बिल्कुल आपको नीट के लिए प्रिपेयर करने के लिए। बस एक छोटा सा काम कीजिएगा, फ्री इजीली कूपन कोड एंटर कर देंगे, तब आपको ये पूरा का पूरा कोर्स हो जाएगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड, ठीक है। तो इसी के साथ ही हम शुरू करते हैं आज का हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग वाला टॉपिक, है ना, कि ऐसा क्या था इस प्रोजेक्ट में जिसकी वजह से हमने इसको एक मेगा प्रोजेक्ट का नाम दिया। 13 इयर्स तक ये प्रोजेक्ट हमारा चलता रहा, ठीक है। 13 इयर्स तक जब ये प्रोजेक्ट हमारा चला, तो उसके बाद हमारी फाइंडिंग्स क्या क्या थी, मतलब क्या क्या रिजल्ट आए हमारे सामने, ठीक है। और उन रिजल्ट्स को हम कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर की फील्ड में, हेल्थ सेक्टर में, बहुत सारे ऐसे बायोटेक के फील्ड्स के अंदर, ये बहुत सारे ऐसे रिसर्च के फील्ड्स हैं जिनके अंदर हम इस प्रोजेक्ट के नॉलेज को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो है आज का, दैट इज ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को स्टडी करने के लिए हम करने जा रहे हैं हमारी आज की क्लास शुरू।
और जैसा कि हमें पता है एनसीईआरटी रहता है हमारा बेस पूरे इस जो प्रेपरेशन का, है ना। चाहे आप 12th बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको एनसीईआरटी के बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपको कुछ भी हमें लगेगा कि एक्स्ट्रा देने की जरूरत है किसी पर्टिकुलर चैप्टर में, तो हम आपको टाइम टू टाइम हमारे स्टडी मटेरियल में और हमारी इन वीडियोस के थ्रू आपके पास वो चीज़ भी देते रहेंगे, ठीक है। बट फिलहाल हमारा बेस क्या है, एनसीईआरटी, ठीक है। चलो स्टार्ट कर रहे हैं हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, और वही क्वेश्चन है माइंड में। एनसीईआरटी बिल्कुल ऐसे स्टार्ट कर रही है दैट हमने ये देखा डीएनए के कुछ सीक्वेंसेस हैं बेसिस के, है ना। नाइट्रोजन बेसिस जो थे डीएनए के अंदर, उनका कुछ सीक्वेंस था। हमने ये देखा कि ट्रिपलेट के अंदर जब हम सीक्वेंसेस को रीड करते हैं तो वो क्या है, जेनेटिक कोड है। और हर जेनेटिक कोड क्या है, किसी ना किसी अमाइनो एसिड के लिए क्या कर रहा है, अपने आप कोडिंग कर रहा है, और वहां से उस जो जीन है, पर्टिकुलर जीन्स हैं, उनके एक्सप्रेशन से क्या बनवाई जा रही है, प्रोटीन्स बनवाई जा रही है, ठीक है। ओके, अब सब ह्यूमन के सेल्स के अंदर सेम डीएनए, हमने ये तो समझ लिया था कि रेगुलेशन कैसे होता है ना, कि कौन सी प्रोटीन कहां पर, किस जगह पर, किस टाइम में बनेंगी, दैट ऑल इज रेगुलेटेड। बट अब अगर सबके अंदर डीएनए सेम है, फंक्शनिंग सेम है, तो फिर हम ह्यूमन बींग्स बिल्कुल एग्जैक्टली सेम क्यों नहीं है, है ना। कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हैं हमारे सबके अंदर, चाहे पूरे डीएनए में नहीं है, चाहे कुछ प्लेसेस पे हैं वो डिफरेंसेस, ठीक है। तो डीएनए सीक्वेंस दैट डिटरमिन्स द जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ ए गिवन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, कहने की बात यह है कि जो जेनेटिक मेकअप है एक ऑर्गेनिज्म का, एक ऑर्गेनिज्म के अंदर जो जीन्स का एक तरह से ये कह लो कि अरेंजमेंट या डीएनए सीक्वेंसेस जो हैं, दीज आर लाइज इन द डीएनए सीक्वेंसेस। मतलब जेनेटिक मेकअप की अगर आप बात करेंगे तो सीधी सी बात है, हम किसकी बात कर रहे हैं, हम सीक्वेंसेस ऑफ डीएनए की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन माइंड में आया कि अगर डीएनए के ऊपर कुछ सीक्वेंसेस हैं तो क्यों ना उन सीक्वेंसेस को स्टडी किया जाए। क्यूरियस माइंड है ना, ह्यूमंस हैव अ क्यूरियस माइंड। तो इफ टू इंडिविजुअल्स डिफर, देन उनके जो डीएनए सीक्वेंसेस हैं वो भी डिफरेंट होने चाहिए। चाहे इंटायर डीएनए डिफरेंट नहीं है, बट कुछ जगह पे ये डिफरेंसेस हमें जरूर मिलेंगे, ठीक है, एट सम प्लेसेस, राइट। तो ऐसी कुछ अजम्पशंस थी जिसकी वजह से ये क्यूरियोसिटी आई कि क्यों ना फाइंड आउट किए जाएं वो डीएनए सीक्वेंसेस किसके अंदर, ह्यूमंस के अंदर। फाइंडिंग आउट द कंप्लीट डीएनए सीक्वेंस ऑफ द ह्यूमन जीनोम। ह्यूमन का जो जीनोम है, जो डीएनए कंटेंट है, हैप्लॉइड सेट ऑफ कंटेंट है, अगर हम उसको सीक्वेंस करके देखते हैं किसी भी तरह से, तो हमें शायद ये पता लग जाएगा कौन सी जीन कहां पर है ना। ओके, तो अब देखो क्या हुआ बेटा, आफ्टर 1960s के बाद क्या हुआ कि बायोटेक्नोलॉजी के अंदर इम्प्रूवमेंट होने शुरू हुए, मतलब एडवांसमेंट आना शुरू हुआ। जेनेटिक इंजीनियरिंग की बहुत सारी टेक्निक्स आ गई हमारे सामने, और हमें क्या मिला, हमें रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जैसे एंजाइम्स हमारे पास आ गए, ठीक है, जिसकी वजह से हम डीएनए को कट कर सकते हैं। मॉलिक्यूलर सीजर्स आ गए हमारे सामने, ठीक है। तो उससे फिर जो हमारी ये जो मतलब फाइंड आउट करने की जो जिज्ञासा थी, उसको हम जेनेटिक इंजीनियरिंग की हेल्प ले पाए। तो with the establishment of genetic engineering techniques where it was possible isolate कर पाना डीएनए को और उसको क्लोन कर पाना, to isolate and to clone कोई भी पीस ऑफ डीएनए को, मतलब हमें पता है डीएनए का क्या है, डबल स्ट्रैंड है, राइट। तो जब हमने रेप्लिकेशन को समझ लिया वाटसन एंड ट्रिक मॉडल के बाद, जब हमने रेप्लिकेशन को समझ लिया कि एक डीएनए टेम्पलेट एक्ट करता है और दूसरे से उसकी कॉपी बनती है, ठीक है। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग की हमारे पास आ गई टेक्निक्स, तो उसकी वजह से हम आइसोलेट कर पाते हैं डीएनए को, हम उसके क्लोन बना सकते हैं किसी भी पीस ऑफ डीएनए को, राइट। तो बहुत सारी सिंपल और फास्ट टेक्निक्स हमारे पास आ चुकी थी आफ्टर 1960s डीएनए सीक्वेंसिंग के लिए, ठीक है। तो एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट जो 1990 में शुरू हुआ और जिसको कि हमने क्या नाम दिया, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, उसको लॉन्च किया गया इन द ईयर 1990। तो इस बात को याद रखेंगे कि 1990 के अंदर ह्यूमन जीनोम, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आप लिखेंगे, एनसीईआरटी मेरे साथ लेकर बैठेंगे। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट
कब लॉन्च हुआ था बेटा? वॉज लॉन्च्ड इन द ईयर 1990। ठीक है, 13 इयर्स तक चला था बेटा ये, 13 इयर्स तक ये प्रोजेक्ट चला, इसीलिए इस प्रोजेक्ट को हम क्या बोलते हैं? मेगा प्रोजेक्ट। इट वॉज अ मेगा प्रोजेक्ट। ठीक है, कैसे था ये मेगा प्रोजेक्ट? हमें पता है, एक अगर हम ह्यूमन जीनोम की बात करें तो टोटल कितने बेस पेयर्स हैं? टोटल हमारे पास है बेटा 3 × 10⁻⁹ बेस पेयर। ठीक है, और एक बेस पेयर को सीक्वेंस करने की जो कॉस्ट थी दैट वाज $3 पर बेस पेयर। ठीक है, तो अगर एक की कॉस्ट हमारे पास $3 थी, तो इस पूरे जीनोम को सीक्वेंस करने के लिए जो एस्टिमेटेड कॉस्ट थी वो फाइंड आउट की गई नियर अबाउट $9 बिलियन। ठीक है, तो देखो इतना बड़ा प्रोजेक्ट लंबे टाइम तक चलेगा। ठीक है, लंबे टाइम तक चलेगा, बहुत सारा पैसा लगेगा, तो इसलिए इट वाज अ मेगा प्रोजेक्ट। ठीक है, चलो देखते हैं, यही बात हमारी एनसीईआरटी बोल रही है दैट ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज कॉल्ड अ मेगा प्रोजेक्ट। यस, बहुत बड़ा वाला प्रोजेक्ट था, बहुत बड़ा वाला प्रोजेक्ट। कैसे? यू कैन imagine the magnitude and requirement of the project if we simply क्या करें? define the aims of the project। भाई अगर आपको पता लग जाए कोई भी प्रोजेक्ट बड़ा प्रोजेक्ट क्यों है, तो आप उसके एम मतलब उसका गोल क्या है, अगर आप उसको समझ लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमें कितना टाइम लगने वाला है, हमारा कितना खर्चा होने वाला है, तो उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड कर सकते हैं। देखो सबसे पहली चीज, अप्रोक्सीमेटली 3 × 10⁻⁹ बेस पेयर है बेटा, और अगर हम कॉस्ट की बात करें तो $3 पर बेस पेयर। तो एस्टिमेटेड कॉस्ट थी बिगिनिंग में, राइट? द टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट वुड बी $9 बिलियन। देखो हमें पता है ये सेल है, सेल के अंदर ह्यूमन जीनोम है। ठीक है, जीनोम मतलब ह्यूमन सेल के अंदर डीएनए कंटेंट, हैप्लॉइड सेट ऑफ डीएनए कंटेंट, क्रोमोसोम्स है। क्रोमोसोम्स को अगर आप खोल दें तो ये ऐसे डबल स्ट्रैंडेड थ्रेड सा बनता जाता है। ठीक है, तो यही सारा है क्या? डीएनए, यही सारा डीएनए, और इसके ऊपर ये जो बेस पेयर्स है, इसके ऊपर ये जो बेस पेयर्स है, टी के सामने CGAT, ये जो सीक्वेंस है ना, ये क्या है बेटा? ये है जीन्स, और इन्हीं जीन्स को हमें क्या करना है? सीक्वेंस करना है। तो इसलिए जितने बेस पेयर है, हर बेस पेयर को सीक्वेंस करने की जो कॉस्ट आ रही थी दैट वाज $3। एक की बोल रही हूं, तो देख लो 3 × 10⁻⁹ की कॉस्ट कितनी आ गई? नियर अबाउट $9 बिलियन, एंड 13 ईयर्स कम से कम लग गए थे इसमें। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं बेटा? दिस इज नोन एज द मेगा प्रोजेक्ट। ठीक है, अब ये बोला जाता है अगर हम इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेंगे तो हमारे पास नेचुरल सी बात है कुछ इंफॉर्मेशन आएगी। ठीक है, अब उस इंफॉर्मेशन को अगर हम लिखना चाहें, अगर हम टाइप करना चाहें, तो हमारे पास ये एक एस्टिमेशन था 1000 वर्ड्स हमारे पास अगर एक पेज पे हम लिखते हैं तो ऐसे 1000 पेजेस लग जाएंगे, और उन 1000 वर्ड्स उन 1000 पेजेस अगर हम सारी इंफॉर्मेशन को लिखें तो हमारे पास कम से कम 3300 बुक्स हो जाएंगी। ठीक है, जिनको रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मतलब इस प्रोजेक्ट के साथ साथ एक और प्रॉब्लम हमारे सामने आई कि कैसे हम इतनी सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करेंगे, और या जब हमें चाहिए होगी हम उसको कैसे रिट्रीव करेंगे, राइट? तो देखो, फर्दर इफ द ऑब्टेन्ड सीक्वेंसेस वर टू बी स्टोर्ड इन टाइप फॉर्म इन बुक्स, अगर हम बुक्स के अंदर रखना चाहे टाइप फॉर्म में, तो क्या होगा? एंड इफ ईच पेज ऑफ द बुक कंटेंट 1000 लेटर्स, 1000 लेटर एक पेज पर, और हर बुक के पास 1000 पेजेस हों, तब ऐसी 3300 ऐसी बुक्स हमें चाहिए होंगी। ठीक है, ओके, दैट वुड बी रिक्वायर्ड टू स्टोर द इंफॉर्मेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंस फ्रॉम ए सिंगल ह्यूमन सेल। एक ह्यूमन सेल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो बहुत सारा काम बढ़ जाएगा। तब ना एक जरूरत महसूस हुई
कि क्यों ना कुछ हमारे पास, मतलब ऐसे अब हमें कंप्यूटर्स चाहिए, कुछ ऐसी हमारे पास टेक्नोलॉजी चाहिए, तो इनॉर्मस अमाउंट ऑफ डाटा वॉज एक्सपेक्टेड टू बी जनरेटेड, जिसकी वजह से ये जरूरत महसूस हुई कि हमें बहुत ही फास्ट स्पीड से चलने वाले कंप्यूटेशनल डिवाइसेस चाहिए, हाई स्पीड कंप्यूटेशनल डिवाइसेस चाहिए फॉर द स्टोरेज एंड रिट्रीवल ऑफ द डाटा। ठीक है, तो वहां से, और एनालिसिस के लिए भी। ठीक है, तो फिर वहां से एक और ब्रांच जो है साइंस की, स्पेशली बायोलॉजी की एक और ब्रांच इमर्ज होती है, जिसको बोलते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स। क्या बोलेंगे? बायो इन्फॉर्मेटिक्स। मतलब बायो के सारे इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए हमें चाहिए बहुत ही हाई स्पीड वाले कंप्यूटेशनल डिवाइसेस, ताकि हम जो इंफॉर्मेशन आई है, जो डाटा हमारे पास कलेक्ट हुआ है, हम उसको स्टोरेज के साथ साथ हम उसको रिट्रीव कर सके जब चाहे, और हम उसको एनालाइज कर सके। ठीक है, तो व्हाट इज बायो इन्फॉर्मेटिक्स? बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या थी? एक दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच विल solve this problem of storage and retrieval and analysis of the data collected during human genome project. ठीक है, ओके आगे देखो। अब इसमें क्या है, ये ह्यूमन है, ह्यूमन के एक सेल लेंगे, सेल के अंदर से हमें क्या करना है? क्रोमोसोम्स को आइसोलेट करना है। अब हम इनको सीक्वेंस करेंगे। जब हम इनको देखेंगे, इनके ऊपर ये बेस पेयर्स हैं। ठीक है, तो इन बेस पेयर की हम सीक्वेंसिंग करते हैं, तो जो भी इंफॉर्मेशन आई, मैंने ये देखा कि मेरे इस पर्टिकुलर इस सेगमेंट के ऊपर ये वाले बेस पेयर्स हैं। ठीक है, तो जैसे कि ए के सामने टी है, टी के सामने ए है, ये सारी इंफॉर्मेशन मुझे मुझे इसको कहीं ना कहीं लिखना पड़ेगा। तो मुझे इसको स्टोर करने के लिए किसकी जरूरत पड़ी? कंप्यूटर्स की। और इसी ब्रांच को हमने नाम क्या दिया? बायो इन्फॉर्मेटिक्स। क्या नाम दिया? बायो इन्फॉर्मेटिक्स। ठीक है, चलो इतनी बात क्लियर है? ओके, अब देखो, हम करने तो जा रहे हैं बेटा इतना काम, हम इतना सारा काम जो करने जा रहे हैं उसके गोल्स क्या हैं, राइट? जब तक हमें ये पता नहीं होगा कि हमें किस डायरेक्शन में हम ये पर्टिकुलर काम क्यों कर रहे हैं, राइट? जैसे हम क्यों ये वाली क्लास अटेंड कर रहे हैं, हम क्यों पढ़ रहे हैं, हमें पता है कि हमारा एक एम है ना, हमारा एक गोल है कि हमें जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है हमारे 11th 12th बोर्ड में या नीट के अंदर आएगा, तो हमें उसके लिए प्रिपेयर करना है। इसलिए जब भी हम कोई भी काम करते हैं तो उसके कुछ ना कुछ गोल्स तो होते ही हैं, राइट? तो अब देखो, गोल्स ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के क्या थे। सबसे पहली चीज, 20,000 से लेके 25,000 के करीब जो जीन्स हैं, हम उनको सीक्वेंस करना चाहते हैं, आइडेंटिफाई करना चाहते हैं। ऑल द अप्रोक्सीमेटली 20,000 to 25,000 जीन्स इन द ह्यूमन डीएनए। ठीक है, ओके। अब हमें क्या करना है, मतलब आइडेंटिफाई करने का मतलब ये है, इतनी सारी जीन्स, और आपको ये भी याद रखना चाहिए कि हर sequences of the 3 billion chemical base pair, near about 3 billion chemical base pairs that make up human DNA। तो अब देख लो उनके ऊपर कितने सारे बेस पेयर्स हैं, तो इतनी 20,000 से लेके 25,000 तक की जो जीन्स हैं, हमें उनको आइडेंटिफाई करना है। ये है हमारा गोल। ओके, स्टोर करना है इस इंफॉर्मेशन को कहाँ? डाटाबेसेस में, राइट? उसके बाद हमें ऐसे टूल्स चाहिए जो डाटा एनालिसिस के अंदर हमें हेल्प कर सके। हमें ये जो ट्रांसफर रिलेटेड टेक्नोलॉजीज हैं टू अदर सेक्टर्स को भी ये जो इंफॉर्मेशन है वो भी पास ऑन करनी है, जैसे कि दूसरी इंडस्ट्रीज को, राइट? और साथ ही साथ कोई भी जब ऐसा प्रोजेक्ट होता है तो उसके साथ बहुत सारे इथिकल, लीगल, सोशल और इश्यूज जुड़े होते हैं। इसको सबको हम मिला के बोल देते हैं ELSI, इथिकल, लीगल एंड सोशल इश्यूज। उनको भी हमें ध्यान में रखना होता है। ये सारे थे बेटा गोल्स किसके? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के। तो यहां से समझो, मान लो हमने लीवर सेल लिया, उसका डीएनए एक्सट्रैक्ट कर लिया, ठीक है? अब हमने इसके ऊपर जितने बेस पेयर थे उसकी पूरी एक लाइब्रेरी से प्रिपेयर कर ली, राइट? और साथ ही साथ 100 मिलियन जीनोमिक डीएनए फ्रेगमेंट्स ले लिए हमने एक सरफेस पे, मतलब हमने डीएनए को आइसोलेट करेंगे, फिर हम उसको फ्रैगमेंट्स के अंदर डिवाइड कर देंगे विद द हेल्प ऑफ एंजाइम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। और उसके बाद हम सिंगल जीनोमिक प्रोडक्ट से बहुत सारे क्लोन्स बना सकते हैं, मल्टीपल कॉपीज बना सकते हैं, ठीक है? उसके बाद इनको सीक्वेंसिंग मशीन के अंदर हम इनको सीक्वेंस करेंगे और फिर इसका कंप्यूटराइज्ड एनालिसिस करेंगे पूरे डाटा का, ठीक है? तो ये थे हमारे गोल्स किसके? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के।
ओके, अब हमने ये बोला कि इट वाज अ मेगा प्रोजेक्ट, तो इस मेगा प्रोजेक्ट के अंदर कितने साल लग गए? हमें लग गए बेटा 13 इयर्स, हमें लग गए 13 इयर्स, ठीक है। इन 13 इयर्स का जो प्रोजेक्ट है, इसको सारे प्रोजेक्ट को किसने कोऑर्डिनेट किया? यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी। और कंट्रीब्यूशन, जो मेजर कंट्रीब्यूशन था वो था वेलकम ट्रस्ट ऑफ लंदन। उसके बाद हमारे साथ जापान भी आ गया, फ्रांस भी आ गया, जर्मनी भी आ गया, चाइना भी आ गया, और बाकी दूसरे कंट्रीज भी इस काम में अपना योगदान देने के लिए सब इकट्ठे हो गए, ठीक है। लिखेंगे ये इंफॉर्मेशन बेटा, आपके नोट्स के अंदर ये वाली इंफॉर्मेशन लिखेंगे कि इट वाज अ 13 इयर्स प्रोजेक्ट, 13 इयर्स का प्रोजेक्ट था ये, ठीक है। स्टार्ट किसने किया था? यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, ठीक है। और मेजर जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो कौन थी? वेलकम ट्रस्ट, वेलकम ट्रस्ट ऑफ लंदन। और इसके साथ साथ और कौन कौन से कंट्रीज आ गए? फ्रांस आ गया, ठीक है, कि हम भी तुम्हारा साथ देंगे। जापान आ गया, चाइना आ गया, जर्मनी आ गया, और कुछ और एंड अदर्स एनसीईआरटी एज पर एनसीईआरटी, ठीक है। इन सब ने मिलके इस प्रोजेक्ट के अंदर अपना अपना कंट्रीब्यूशन देना शुरू किया, ठीक है। प्रोजेक्ट कंप्लीट कब हुआ? 2003 में इट वाज कंप्लीटेड, ठीक है, कंप्लीटेड इन 2003। ये ईयर भी याद रखेंगे, ठीक है। नॉलेज अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ डीएनए वेरिएशंस अमंग इंडिविजुअल्स can lead to revolutionary new ways to diagnose, treat, diagnose, treat and someday prevent the thousands of disorders that affect the human beings। मतलब ये जो सारा का सारा हम जो प्रोजेक्ट करेंगे उसका वेरिएशंस क्यों है ह्यूमन जीनोम के अंदर, ठीक है। नॉलेज अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ डीएनए वेरिएशन अमंग इंडिविजुअल्स कैन लीड टू रेवोल्यूशनरी न्यू वेज टू डायग्नोज करने में, ट्रीट करने में और प्रिवेंट करने में थाउजेंड्स ऑफ डिसऑर्डर दैट अफेक्ट द ह्यूमन बींग्स। तो उसमें हमारा हेल्थ सेक्टर के अंदर हम इस प्रोजेक्ट को काम में ले सकते हैं, ठीक है। चलो, तो ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ हमारा 2003 के अंदर, ठीक है। अब इससे जो हमें नॉलेज मिलेगी अबाउट द डीएनए वेरिएशन इन इंडिविजुअल्स, वो हमें हेल्प कर सकती है, मतलब दैट कैन लीड टू रेवोल्यूशनरी न्यू वेज, जिसकी वजह से हम डायग्नोज कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं और किसी दिन हम प्रिवेंट भी कर पाएंगे थाउजेंड्स ऑफ डिसऑर्डर दैट अफेक्ट द ह्यूमन बींग्स। तो ये थे बेटा हमारे जो इस प्रोजेक्ट से होने वाले बेनिफिट्स, राइट। तो देखो अब इसके बाद क्या हुआ कि हमने ह्यूमन बायोलॉजी की हमें समझ में आ जाएगी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बाद, ठीक है। लर्निंग अबाउट नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स डीएनए सीक्वेंस can lead to understanding of their natural capabilities that can be applied towards solving challenges in healthcare। मतलब अगर हमें ये समझ में आ गया ह्यूमन डीएनए को तो ठीक है हमने सीक्वेंस कर लिया, इसके अलावा अगर इस नॉलेज से हमें जो लर्निंग मिलेगी डीएनए सीक्वेंसेस के बारे में और हम नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स के डीएनए को भी अगर सीक्वेंस कर पाए तो क्या होगा, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है उनकी जो दूसरे ऑर्गेनिज्म की नेचुरल कैपेबिलिटीज हैं दैट कैन बी अप्लाइड टू सॉल्व द वेरियस चैलेंजेस, जैसे कि हेल्थ केयर के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर, ठीक है, एनर्जी प्रोडक्शन के अंदर, इन्वायरमेंटल रेमिडिएशन के अंदर, और हम सक्सेसफुल भी हुए हैं। हमने अभी तक कुछ बैक्टीरिया का, कुछ यीस्ट का, ठीक है, बैक्टीरिया का, यीस्ट का, सिनोरैबिटेट एलिगेंस दैट इज अ फ्री लिविंग नेमाटोड है, हमने उनके डीएनए को सीक्वेंस कर लिया। हमने कुछ प्लांट्स जैसे कि राइस के डीएनए को सीक्वेंस कर लिया। हमने ड्रोसोफिला जैसे कि फ्रूट फ्लाई, हमने इनके भी
डीएनए को सीक्वेंस हम कर चुके हैं, ठीक है। तो अब जब हमारे पास इतनी नॉलेज है डीएनए सीक्वेंसेस के बारे में, तो क्या हम इस नॉलेज को अप्लाई नहीं कर सकते हेल्थ केयर सेक्टर में, कि किस तरह से ये जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स है, ये कैसे बैक्टीरिया हुआ या कुछ फंगस होगी, कैसे हमें मतलब अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये नॉलेज हमारे लिए बहुत सारे फील्ड्स के अंदर हेल्पफुल हो सकती है, राइट। तो दिस वाज आवर गोल। अब देखो बेटा, जब हम गोल्स की बात करते हैं, जब हम ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की बात करते हैं, तो हमारे सामने ना बेटा पूरा का पूरा डीएनए है। हमें अब हमारे सामने दो ऑप्शंस थे, या तो हम पूरे के पूरे डीएनए को सीक्वेंस करें, है ना, क्योंकि हमें पता है कि डीएनए के पास कोडिंग और नॉन कोडिंग दोनों स्ट्रैंड्स होते हैं। देखो, हम बात करने जा रहे हैं मैथोडोलॉजीज की। हम किसकी बात करने जा रहे हैं? मैथोडोलॉजीज, मैथोडोलॉजीज, ठीक है, ओके। अब देखो, हमें पता है, ये मान लो मेरे पास एक डीएनए है, ठीक है। ये मेरे पास क्या है बेटा? एक डीएनए है। हमें पता है कि डीएनए का इतना इतना पार्ट, मतलब कुछ पार्ट होता है कोडिंग, कुछ पार्ट होता है नॉन कोडिंग। कोडिंग पार्ट को हम बोलते हैं एक्सोन्स और नॉन कोडिंग पार्ट को हम क्या बोलते हैं? इंट्रोन्स, ठीक है। तो जब हम आरएनए बनवाते हैं, हम क्या करते हैं? जब हमने ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस समझा था, तो ट्रांसक्रिप्शन में क्या हुआ था? इतना इतना पार्ट, मान लो ये एमआरएनए बनाता है, ठीक है, ये आरएनए, हम इससे आरएनए बनवा रहे हैं, ठीक है। तो हमें पता है, देखो इस पिक्चर में देखो, जैसे कि हमारे पास ये है, जब हम ट्रांसक्रिप्शन कराते हैं तो हमारे पास ये कुछ एक्सॉन्स होते हैं, अनट्रांसलेटेड रीजन्स होते हैं, जो है ना, ये सब कुछ हम पढ़ के आए हैं। और कुछ होते हैं इंट्रोन्स। इंट्रोन्स कौन सा पार्ट है? दैट इज नॉन कोडिंग पार्ट। इंट्रोन्स आर नॉन कोडिंग पार्ट और एक्सॉन्स क्या है? कोडिंग पार्ट। और कुछ अनट्रांसलेटेड रीजन्स भी होते हैं, बिफोर दिस प्रोमोटर रीजन एंड आफ्टर दिस टर्मिनेटर रीजन, है ना। देयर आर सम अनट्रांसलेटेड सीक्वेंस। इनको हमने पढ़ा था कि फॉर द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसक्रिप्शन के लिए इन रीजन्स की अपनी इंपॉर्टेंस है, राइट, ओके। अब देखो, हम क्या करते हैं, हमने मान लो ये एक्सोन्स वाला पार्ट लिया, इससे हम क्या करते हैं? पहले आरएनए बनवाते हैं। हम पहले इससे आरएनए बनवाते हैं और इस आरएनए से बनवाया जाता है डीएनए। क्या बनवाया जाता है? डीएनए। अब देखो, आरएनए से अगर डीएनए बनेगा तो उस प्रोसेस को हमने क्या बोला हुआ है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करके जो डीएनए आएगा, उस डीएनए को हम बोलेंगे सी डीएनए। उस डीएनए को बोलेंगे हम सी डीएनए, ठीक है। तो हमारे पास ये वाला एक तरीका है कि हम एक काम करें कि डीएनए का कोडिंग वाला पार्ट लें, कोडिंग वाले पार्ट से हम आरएनए बनवाएं, आरएनए से हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से कौन सा एंजाइम यूज करेंगे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। उसको यूज करके हम बनवाएं सी डीएनए, ठीक है। तो अब हम इस सी डीएनए से ये हमने बनवाया सी डीएनए, ठीक है। तो अगर हम सिर्फ कोडिंग वाले पार्ट को यूज कर रहे हैं, मतलब एक्सप्रेस जो, एक मिनट, तो उसको हम बोलेंगे एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स। तो हमारे पास दो मैथोडोलॉजीज हैं, एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स, जिनको हमने क्या बोला? EST, ठीक है। या हमारे पास क्या है बेटा? सीक्वेंस एनोटेशंस, सीक्वेंस एनोटेशंस, ठीक है। इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं? बोथ कोडिंग एज वेल एज नॉन कोडिंग पार्ट, कोडिंग एंड नॉन कोडिंग डीएनए को सीक्वेंस कर ले, डीएनए के क्या कर ले? सीक्वेंसिंग कर ले, ठीक है। तो ये दो तरीके थे हमारे पास, या तो हम सिर्फ कोडिंग वाला पार्ट लें, एक्सप्रेस कर रहा है जो पार्ट अपने आप को, या तो वो वाला पार्ट लें, ठीक है, दैट इज नोन एज एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स। या हम ब्लाइंड अप्रोच एक यूज करते हैं, हम पूरा का पूरा डीएनए सीक्वेंस करवा लेते हैं, बाद में हम उसको क्या करेंगे? उसकी लेटर ऑन वी विल सी कि हाउ दैट पार्ट इज कोडिंग। देखो, The methods involve two major approaches। जो पूरा का पूरा प्रोसेस था डीएनए सीक्वेंसेस का, उसके अंदर दो अप्रोचेस हमारे सामने थी। वन अप्रोच फोकस्ड ऑन कि हम आइडेंटिफाई कर लें सारे के सारे जीन्स को दैट आर एक्सप्रेस्ड एज आरएनए। पहली बात याद रखना बेटा, पहली अप्रोच ये थी कि हम
आइडेंटिफाई कर ले सारी के सारी जीन्स को जो एक्सप्रेस होती है एज अ आरएनए, और इसको हमने नाम दिया एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स और ESTs। ठीक है, इसके अंदर हम सिर्फ कोडिंग वाला पार्ट मतलब जीन्स, हम उनको जीन्स को आइडेंटिफाई कर ले जो अपने आप को एक्सप्रेस करती हैं एमआरएनए से हमने बनाया cDNA और इसको हमने क्या बोला ESTs। अदर टुक द ब्लाइंड अप्रोच ऑफ सिंपली क्या करो बेटा, सीक्वेंस कर दो पूरे के पूरे जीनोम के सेट को जिसके अंदर क्या आ रहा है, बोथ ऑल द कोडिंग एंड नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस, और लेटर असाइन कर दो डिफरेंट रीजंस इन द सीक्वेंस विद फंक्शंस के साथ। और इस अप्रोच को हमने क्या बोला, सीक्वेंस एनोटेशंस। इसको हमने क्या बोला, सीक्वेंस एनोटेशंस, राइट। तो सीक्वेंस एनोटेशंस के बाद हमने फिर कौन सा मेथड यूज किया, हमने यूज किए बेटा सीक्वेंस एनोटेशंस। हमने ये देखा कि अगर हम मतलब सिंपल सी बात सुनो, अगर हम सिर्फ कोडिंग पार्ट को एक्सप्रेस कर लिया हमने, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स अगर हम यूज करते तो इसका मतलब नॉन कोडिंग पार्ट की कोई इंपॉर्टेंस नहीं थी, ऐसा तो नहीं हो सकता था। कुछ ना कुछ तो नॉन कोडिंग पार्ट की भी अपनी इंपॉर्टेंस होगी, इसलिए हमने एक ब्लाइंड अप्रोच को यूज किया। दैट इज हमने पूरे के पूरे डीएनए को सीक्वेंस करवाया और वहां से हमने फिर आगे हमारी स्टडीज को कंटिन्यू रखा। फॉर सीक्वेंसिंग टोटल डीएनए एक सेल का आइसोलेट किया जाता है, ठीक है, और उसको कन्वर्ट किया जाता है कुछ ऐसे ही रैंडम फ्रैगमेंट्स के अंदर, ठीक है। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, आइसोलेट किया, फिर हमने उनको फ्रैगमेंट्स के अंदर कन्वर्ट किया और स्मॉलर साइज के, है ना, मतलब हमें पता है, अब एनसीईआरटी बोल रही है कि रिकॉल करो उस बात को कि जब हमने समझा था कि डीएनए एक बहुत बड़ा पॉलीमर है और उस पॉलीमर को हमने जब रेप्लिकेशन करवानी है तो कुछ कुछ पार्ट खुलता जाता है और रेप्लिकेशन होता है, ठीक है। एंड देयर आर टेक्निकल लिमिटेशंस इन सीक्वेंसिंग वेरी लॉन्ग पीस ऑफ डीएनए। तो एक साथ उस बड़े इतने बड़े पीस को 2.2 मीटर के थ्रेड को आप सीक्वेंस नहीं कर सकते हो। तो आपको उसके लिए क्या करना है, पहले आइसोलेट करेंगे, फिर हम उसको रैंडम फ्रेगमेंट्स के अंदर डिवाइड कर देंगे और फिर उनको हम क्या करेंगे, क्लोन करेंगे। मतलब हम मल्टीपल कॉपीज बनाएंगे, सेम कॉपीज बनाएंगे रेप्लिकेशन के प्रोसेस से एक सुटेबल होस्ट के अंदर, राइट। अब वो होस्ट या तो प्रोकैरियोट हो सकता है बेटा या यूकैरियोट हो सकता है, ठीक है। तो स्पेशलाइज्ड वेक्टर्स भी हम यूज करेंगे। तो क्लोनिंग की वजह से क्या होगा, छोटा सा जो डीएनए का पीस है वो बहुत मतलब एम्पलीफाई हो जाएगा, बढ़ जाएगा, राइट, फ्रेगमेंट, सो दैट इट सब्सिक्वेंटली कुड बी सीक्वेंस्ड विद ईज। तो जब हम छोटे से पीस को जब हम एम्पलीफाई कर लेंगे, पीसीआर रिएक्शन को हम सब समझते हैं, नहीं तो हम डिटेल के अंदर बायोटेक वाले चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, तो अब उसको सीक्वेंस करना क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तो कॉमनली यूज जो हमारे पास होस्ट थे वो कौन कौन से थे, एक मिनट देखो, चलो एक मिनट लिखते हैं बेटा इसको। देखो हमें सबसे पहले क्या करना है, पूरे प्रोसेस के अंदर आइसोलेशन ऑफ डीएनए, आइसोलेशन ऑफ डीएनए, फिर हम क्या करेंगे, फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन, रैंडम फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन, random fragmentation of DNA. Why? Because इतने बड़े DNA का जो पॉलीमर है उसको पूरा का पूरा सीक्वेंस करना इज नॉट सो इजी, ठीक है। और फिर हम उसको क्या करवाएंगे, देन हम करवाएंगे इसका एम्पलीफिकेशन, या आप ऐसा बोल दो कि हम उसके क्या कराएंगे, क्लोनिंग करवाएंगे। क्लोनिंग करवा के हमारे पास डीएनए का एम्पलीफिकेशन, ठीक है। एम्पलीफिकेशन के लिए हमें क्या चाहिए बेटा, इसको ऐसा करो पॉइंट्स में नहीं लिखेंगे हम सिंपली एक स्टेप्स को याद कर रहे हैं, ठीक है। एम्पलीफिकेशन के लिए हमें चाहिए सुटेबल होस्ट। अब हमारे पास इट कैन बी प्रोकैरियोट, इट कैन बी यूकैरियोट, ठीक है। प्रोकैरियोट हमारे पास हम यूज करेंगे बैक्टीरिया और यूकैरियोट हम यूज करेंगे किसको, यीस्ट को। तो दो कौन सी टाइप के होस्ट हो गए, ये हमारे पास हो गए बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम या
येस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ठीक है, पूरा नाम लिखेंगे इसका, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। तो हमने फिर कौन सा यूज किया, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, या दिस इज यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ठीक है, ओके। अब देखो, तो हमने किसको यूज किया, या तो हम BAC ले सकते थे या हम YAC ले सकते थे, और सीक्वेंसिंग करने के लिए डीएनए को हम क्या करेंगे, कौन सा मेथड यूज करेंगे, सैंगर्स मेथड। ये वही सैंगर है, फ्रेडरिक सैंगर वही सैंगर है जिन्होंने हमें अमाइनो एसिड का सीक्वेंस भी बताया था इन प्रोटीन्स के अंदर। ठीक है, तो फ्रेगमेंट्स वर सीक्वेंस्ड यूजिंग ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसेस that worked on the principle of a method developed by Frederick Sanger। तो आप सिंपल बोलोगे सीक्वेंस एनोटेशंस कैसे, कौन से मेथड से हमने सीक्वेंस किया, दैट वाज विद Sanger's मेथड। ठीक है, और Sanger is also credited for the developing method for determination of amino acid sequences in proteins। प्रोटीन्स के अंदर अमाइनो एसिड का क्या सीक्वेंस है उसको भी डिटरमिन करने में हमें सेंगर मेथड के थ्रू हमें वी कैन नो दैट, है ना। तो अब इन सीक्वेंसेस को हम अरेंज करते हैं बेस्ड ऑन सम ओवरलैपिंग रीजंस। ठीक है, तो जब हम इनको सीक्वेंसेस को हम ओवरलैपिंग रीजन के साथ अरेंज करेंगे तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, ओवरलैपिंग फ्रेगमेंट्स चाहिए फॉर सीक्वेंसिंग के लिए। ठीक है, और अलाइनमेंट करना इन सीक्वेंसेस को ह्यूमन के लिए, मतलब ह्यूमन मैनुअली वाज नॉट पॉसिबल, ह्यूमनली वाज नॉट पॉसिबल, देयरफॉर कुछ स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम्स थे वो डेवलप किए गए। ठीक है, तो अब देखो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा, मैथोडोलॉजीज हमने हमारे पास दो थी, EST या सीक्वेंस एनोटेशंस। हमने यूज किया सीक्वेंस एनोटेशंस को। होस्ट हमने हमारे पास या तो हम प्रोकैरियोट यूज कर सकते हैं या हम यीस्ट कर सकते हैं, हमने यूज किया YAC को, राइट। और अब ये जो सारा हमें सीक्वेंस करना था, इसके लिए मैथड कौन सा हमने यूज किया सारे सीक्वेंस को डिटरमिन करने का, सेंगर्स मेथड। ठीक है, और सेंगर मेथड के थ्रू जो हमने सीक्वेंस थे उनको हमने ओवरलैपिंग रीजंस के साथ हमें उनको अरेंज करना था बेस्ड ऑन सम ओवरलैपिंग रीजंस। अब ये जो सारा काम है मैनुअली पॉसिबल नहीं था, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए थे, कुछ कंप्यूटर एप्लीकेशंस हमें चाहिए थी, कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम्स वाज डेवलप्ड। ठीक है, तो ये देखो ये सारा ये कंप्यूटर बेस्ड जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं, दिस इज फ्रेडरिक सेंगर, राइट। चलो आगे आ जाओ। अब देखो, अब these sequences were subsequently annotated, उनको किया गया। ठीक है, एनोटेटेड का मतलब हमने उनको सीक्वेंसेस को कुछ ओवरलैपिंग फ्रेगमेंट्स के साथ उनको अरेंज किया, उनको सीक्वेंस किया एंड असाइन टू, और हमने हर क्रोमोसोम को ये जो एनोटेटेड सेगमेंट्स जो थे इनको हमने असाइन कर दिया। ठीक है, तो ये देखो ये सारे क्रोमोसोम्स के साथ हमने इनको टैग किया। अब देखो जो सीक्वेंस क्रोमोसोम 1 था, वह जो सीक्वेंस हमें क्रोमोसोम नंबर 1 का था, दैट वाज कंप्लीटेड इन मे 2006। और इसी वजह से जो हमारा प्रोजेक्ट 2003 में कंप्लीट होना था वो क्रोमोसोम नंबर 1 की वजह से कब कंप्लीट हुआ, 2006 में। ठीक है, ओके। दिस वाज द लास्ट ऑफ 24 ह्यूमन क्रोमोसोम, जिसमें से 22 ऑटोसोम्स और X और Y सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, उनमें से लास्ट में सबसे बाद में कौन हुआ, सीक्वेंस क्रोमोसोम नंबर 1। और अनदर चैलेंजिंग टास्क ये था कि असाइन करना था इनको जेनेटिक और फिजिकल मैप्स ऑन द जीनोम। देखो हमें पता है जेनेटिक मैपिंग क्या होती है, वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड कि जीन्स के बीच में जो डिस्टेंस है, ठीक है, अब हमें इनको सेल के क्रोमोसोम्स के ऊपर इनको अरेंज करना था, जेनेटिक मैप्स के अकॉर्डिंग असाइन करना था। ठीक है, तो यहां से ये डीएनए सीक्वेंस हमारे पास आता है, दैट वाज रियली अ वेरी चैलेंजिंग टास्क। ठीक है, तो दिस वाज जनरेटेड यूजिंग इंफॉर्मेशन ऑन पॉलीमॉर्फिज्म ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्निशन साइट्स। ठीक है, वो साइट्स जहां पे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डीएनए को कट करता है। ठीक है, तो दैट वाज एंड सम रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंसेस नोन एज माइक्रोसैटेलाइट। मतलब कहने का ये, जब हम डीएनए सीक्वेंस को, डीएनए के ह्यूमन जीनोम को पूरा जो हमने डीएनए को सीक्वेंस किया, तो हमारे पास ना कुछ ऐसी बेटा साइट्स आती हैं
कुछ ऐसे सीक्वेंसेस आते हैं जो बार बार अपने आप को रिपीट करते हैं, ठीक है, उनको हमने बोला रिपीटेड सीक्वेंसेस, राइट। तो जिनको हमने माइक्रोसैटेलाइट का नाम, ये हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अंदर और डिटेल में पढ़ेंगे कि व्हाट आर माइक्रोसैटेलाइट और क्या होते हैं ये रिपीटेड सीक्वेंसेस। तो जिसकी वजह से ही ह्यूमन बीइंग्स का जो डीएनए है वो कुछ प्लेसेस पे डिफरेंट होता है। हालांकि हम इसको और डिटेल में समझेंगे, बट एक बार हम ये समझ लेते हैं। मान लो ये मेरे पास है बेटा एक ह्यूमन का डीएनए ए, ये है किसी दूसरे ह्यूमन का डीएनए दैट इज बी, ठीक है। इसके ऊपर मान लो ये सीक्वेंस है, फॉर एग्जांपल ए टी सी जी। कुछ जगह पे जाके ये सीक्वेंस फिर से रिपीट हो रहा है, ए टी सी जी, ठीक है। फिर ये कुछ जगह पे जाके ए टी सी जी, आफ्टर सम टाइम इट इज अगेन रिपीटिंग। मान लो इस इंडिविजुअल के अंदर ये वाला जो सीक्वेंस है ये मान लो 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है, ठीक है। अब यही सेम सीक्वेंस मान लो ए टी सी जी, ए टी सी जी, ए टी सी जी। अब यही सीक्वेंस ह्यूमन बी के अंदर सपोज मान लो 2 टाइम रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो इन रिपीटेड सीक्वेंसेस की वजह से एक ह्यूमन ए का डीएनए ह्यूमन बी के डीएनए से डिफरेंट है, चाहे ये बहुत ही कम डिफरेंस आएगा। तो इसी को ही हम क्या बोलते हैं, दीज आर द रिपीटेड सीक्वेंसेस, रिपीटेड सीक्वेंसेस एंड दीज आर डिफरेंट, और इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं पॉलीमॉर्फिज्म। इसकी हम और ज़्यादा डिटेल्स हमारे कौन से टॉपिक में करेंगे, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वाले टॉपिक में, ठीक है। चलो, अब ये करने के बाद सारे जो जीन्स हैं, जो डीएनए है, उसको सीक्वेंस करने के बाद अब हमारे पास आते हैं कुछ सेलिएंट फीचर्स, मतलब हमने क्या क्या फाइंड आउट किया। अब ये चीज़ें आपको लर्न भी होनी चाहिए। आपकी एनसीईआरटी के अंदर एज इट इज पॉइंट्स लिखे हुए हैं जिनको बहुत अच्छे से आप याद करेंगे, ठीक है। देखो सेलिएंट फीचर्स क्या क्या थे वो समझेंगे। सबसे पहली बात, कितने बेस पेयर्स हैं, मतलब क्या रिजल्ट निकला भाई, जो हमने पूरा का पूरा जो डीएनए सीक्वेंस किया उसका रिजल्ट क्या निकला, 3164.7 मिलियन बेस पेयर्स है। 3164.7 मिलियन बेस पेयर, ये जो नंबर है आपके टिप्स पे होना चाहिए। 3164.7 मिलियन बेस पेयर्स है हमारे टोटल ह्यूमन जीनोम के अंदर। एवरेज जीन के पास 3000 बेसिस हैं, एवरेज जीन के पास 3000 बेसिस हैं। जो साइजेस हैं वो वेरी करते हैं, और लार्जेस्ट नॉन ह्यूमन जीनोम कौन सी है, दैट इज डिस्ट्रोफिन, जिसके पास 2.4 मिलियन बेसिस हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये याद रखेंगे ह्यूमन जीनोम के पास टोटल कितने बेस पेयर्स हैं, 3164.7 मिलियन बेस पेयर्स, राइट। 3000 जीन्स जो बेस पेयर्स हैं ऑन एन एवरेज एक जीन पर है, एवरेज जीन, ठीक है। बट ये साइज वेरी भी कर सकता है। अब जो लार्जेस्ट जीन है उसका नाम क्या है, डिस्ट्रोफिन, जिसके पास कितने हैं, एट 2.4 मिलियन बेसिस, राइट। टोटल नंबर ऑफ जीन्स इज एस्टिमेटेड टू बी 30,000। ऐसा हमने एस्टिमेट किया था कि टोटल नंबर ऑफ जीन्स है वो कितनी आएंगी, 30,000 के करीब। दैट वाज मच लोअर देन द प्रीवियस एस्टिमेट ऑफ 80,000 to 1,40,000 जीन्स, ठीक है। बहुत कम नंबर था ये, हमने जितनी एस्टिमेट की थी कि 30,000 के करीब होनी चाहिए, बट मच लोअर देन द प्रीवियस एस्टिमेट्स। टोटल नंबर ऑफ जीन्स 99% न्यूक्लियोटाइड बेसिस आर एग्जैक्टली सेम। तो डिफरेंस कितना है, 0.01%, ड्यू टू पॉलीमॉर्फिज्म, ड्यू टू रिपीटेटिव जो सीक्वेंसेस जिनको हमने माइक्रोसैटेलाइट्स बोला, ठीक है। तो ये 0.01% इज डिफरेंट, राइट। और यही से ही हमें क्या पता लगता है कि हाउ द ह्यूमंस आर डिफरेंट। तो बेस पेयर्स क्रोमोसोम बनेंगे, क्रोमोसोम के ऊपर ये है जीन्स, जीन 1 है मान लो, ये जीन 2 है, ये जीन ए के सीक्वेंसेस हैं, जीन 2 के हैं, राइट। तो इस तरह से हमने पूरी क्रोमोसोम्स को स्टडी किया और उनके ऊपर जो भी जीन्स प्रेजेंट है हमने उनको स्टडी किया, ओके। द फंक्शंस आर अननोन,
50% जितनी भी जीन्स हमने डिस्कवर की है उनके 50% जीन्स के फंक्शंस अभी तक भी हमें नहीं पता है, और लेस देन 2% ऑफ जो जेनेटिक जो कोड्स हैं दे कोड्स वो प्रोटीन्स। पूरे जीनोम का सिर्फ लेस देन 2% कोड्स वो प्रोटीन, तो इसका मतलब बाकी क्या नॉन कोडिंग वाला पार्ट है। रिपीटेड सीक्वेंसेस बहुत बड़ा पोर्शन बनाते हैं ह्यूमन जीनोम का, जो मैंने आपको अभी भी बताया कि कुछ सीक्वेंसेस रिपीट करते हैं और यही हर ह्यूमन बीइंग के अंदर डिफरेंट होते हैं। डिफरेंस कितना है 0.01%, अदरवाइज 99.9% जो डीएनए है सब ह्यूमन बीइंग का सेम है। ठीक है, ओके। रिपीटेड सीक्वेंसेस आर स्ट्रेचेस ऑफ द डीएनए सीक्वेंसेस दैट आर रिपीटेड many times, sometimes even 100 to 1000 times भी repeat हो जाते हैं। They are thought to have no direct coding functions, but they shed light on chromosome की structure पर, उसके dynamics पर, और कैसे क्रोमोसोम एवोल्यूट हुए। ठीक है, तो ध्यान से देखना मेरी बात को। मान लो ये पर्सन 1 का डीएनए है, GATA ये कितनी बार मान लो एक पर्सन के अंदर रिपीट हो रहा है 8 बार। ठीक है, एक बार। अब हम बात करते हैं पर्सन 2 की, इसके अंदर GATA 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके अंदर रिपीट कितनी बार हो रहा है बेटा 9 टाइम्स। ठीक है, पर्सन 3 के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो बस यही जो चीज है ना कि ये 10 टाइम रिपीट हो रहे हैं और एक पर्सन के अंदर 9 टाइम्स रिपीट हो रहे हैं, यहाँ पे 8 टाइम्स रिपीट हो रहे हैं। यही क्या है, रिपीटेटिव सीक्वेंसेस है, और यही क्या है, दीज आर मेकिंग टू ह्यूमंस जो डिफर कर रहे हैं वो ड्यू टू दिस रिपीटिव सीक्वेंसेस की वजह से डिफरेंट है। और मजे की बात यह है कि इनका नंबर 100 से 1000 टाइम्स हो सकता है, और ऐसा है माना जा रहा है अभी तक कि ये किसी भी प्रोटीन के लिए कोड नहीं करते हैं। ठीक है, कोई भी डायरेक्ट कोडिंग फंक्शन नहीं है, बट इनकी वजह से आपको क्रोमोसोम स्ट्रक्चर को समझने की, आपको क्रोमोसोम की नेचर और उसका जो एवोल्यूशन है उसको समझने में हेल्प मिलती है। ठीक है, ओके। अब देखो क्रोमोसोम नंबर 1 जिसकी वजह से प्रोजेक्ट 2006 में कंप्लीट हुआ, दैट वाज जिसके ऊपर बहुत ज्यादा जीन्स हैं। ठीक है, कितने जीन्स हैं 2968 जीन्स हैं, और सबसे कम जीन्स किसके पास है, वाई क्रोमोसोम के पास, जस्ट 231। किसके पास, वाई क्रोमोसोम के पास। और सबसे ज्यादा किसके पास है, क्रोमोसोम नंबर 1 के पास। नंबर याद रखेंगे 2968। ठीक है, और वाई क्रोमोसोम के ऊपर सबसे कम जीन दैट इज 231। साइंटिस्ट हैव आइडेंटिफाइड अबाउट 1.4 मिलियन लोकेशंस जहां पर सिंगल बेस डीएनए डिफरेंसेस, मतलब सिर्फ एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड के अंदर चेंज आने की वजह से चेंज आ रहा है, उसको बोलते हैं सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, SNP, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, जिसको हम प्यार से स्निप्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्निप्स। मतलब पूरे डीएनए सीक्वेंस के अंदर सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर चेंज आने की वजह से जो सीक्वेंस है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, चलो ये हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, राइट। तो SNPs occurs in human। अब ये इंफॉर्मेशन हमें प्रॉमिस कर रही है रेवोल्यूशनराइज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग क्रोमोसोमल लोकेशंस फॉर डिजीज एसोसिएटेड सीक्वेंसेस। वो सीक्वेंसेस जिनकी साथ कोई ना कोई डिजीज एसोसिएट है, हम उनको भी ट्रेस कर सकते हैं इन द ह्यूमन, मतलब पूरी ह्यूमन हिस्ट्री। मतलब अगर हमें पहले ही पता लग जाए कि इस सीक्वेंस के अंदर प्रॉब्लम है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड की वजह से ये डिजीज है, तो हम उस डिजीज को टाइमली डायग्नोज कर सकते हैं और हम उसको ट्रीट भी कर सकते हैं। ठीक है, ओके, आगे आ जाओ। अब देखो, अब एप्लीकेशंस क्या है, ये हमने किए सेलिएंट फीचर्स ह्यूमन डीएनए के, ह्यूमन जीनोम के। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, टोटल हमारे पास कितनी जीन्स हैं, एक बार फिर से रिवाइज करेंगे मेरे साथ। टोटल हमारे पास
3164.7 मिलियन बेस पेयर्स है, ठीक है। ओके, दूसरी चीज हमने क्या याद की, जो जीन्स के पास एवरेज जीन के पास 3000 बेसिस होते हैं, बट ये वेरी भी कर सकता है। डिस्ट्रोफिन सबसे जो मोस्ट जीन मान रहे, लार्जेस्ट जीन मान रहे, उसके पास 2.4 मिलियन बेसिस है, राइट। एस्टिमेट था हमारा कि जीन इज एस्टिमेटेड टू हैव 30,000 bases. That number was much lower than the previous estimates of 80,000 to 1,40,000 genes. ठीक है, ओके। और हमने ये भी समझा कि 99% जो न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स है वो सब ह्यूमंस के अंदर सेम है, तो डिफरेंस किसका है, सिर्फ 0.01% का, ठीक है। फंक्शंस आर अननोन, ओवर 50% ऑफ जीन्स के फंक्शन अभी तक हमें नहीं पता है। लेस देन 2% ऑफ जीन्स है वो कोड करती हैं प्रोटीन्स के लिए, बाकी सारा जो पार्ट है दैट इज नॉन कोडिंग पार्ट। और रिपीटेड सीक्वेंसेस वो क्या बनाते हैं, ज़्यादा बहुत बड़ा पोर्शन बनाते हैं ह्यूमन जीनोम का। रिपीटेड सीक्वेंसेस जो हैं दे डू नॉट कोड फॉर एनी प्रोटीन, डायरेक्ट कोडिंग में उनका कोई रोल नहीं है, बट इसकी वजह से हमें क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, डायनेमिक्स और एवोल्यूशन को समझने में हेल्प मिलती है। और इसी के साथ ही हमने क्या समझा कि सबसे ज़्यादा जो जीन्स हैं वो क्रोमोसोम नंबर 1 के ऊपर है 2968, और सबसे कम जीन्स हैं वो वाई क्रोमोसोम के ऊपर है, दैट इज 231। 1.4 मिलियन लोकेशंस पर आपको मिलेंगे स्निप्स, राइट। स्निप्स क्या है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। और सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म की अगर हमें इंफॉर्मेशन है तो जिसकी वजह से हम समझ सकते हैं प्रोसेसेस ऑफ फाइंडिंग क्रोमोसोमल लोकेशन फॉर डिजीज एसोसिएटेड सीक्वेंसेस एंड ट्रेसिंग ह्यूमन हिस्ट्री। ओके, अब देखो बेटा एप्लीकेशंस और फ्यूचर चैलेंजेस क्या क्या है। driving meaningful knowledge from the DNA sequence that will define the research through the coming decades, leading to our understanding of biological systems। ठीक है, अगर हमें इन जीन्स के बारे में पता लग गया तो हम बायोलॉजिकल सिस्टम्स को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। ओके, अब ये जो पूरा हम इतना बड़ा काम जो हम कर रहे हैं that requires expertise and creativity of tens of thousands of scientists from varied disciplines in both public and private sectors worldwide। और सबसे ज़्यादा जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का जो इम्पैक्ट है वो किस पे पड़ेगा कि हमें इनेबलिंग अ रेडिकली न्यू अप्रोच टू बायोलॉजिकल रिसर्च में हमें एक नई अप्रोच मिलेगी। पास्ट रिसर्चर्स स्टडीड वन और फ्यू जीन्स एट ए टाइम, ठीक है, पास्ट में यही काम हुआ। विद होल जीनोम सीक्वेंसेस, अब पूरे जीनोम की जब हमने सीक्वेंसिंग कर ली और न्यू हाई थ्रूपुट टेक्नोलॉजीज वी कैन अप्रोच क्वेश्चन सिस्टमैटिकली एंड ऑन अ मच ब्रॉडर स्केल पे, जिसकी वजह से दे कैन स्टडी ऑल द जीन्स इन ए जीनोम। फॉर एग्जाम्पल, सारे के सारे ट्रांसक्रिप्ट एक पर्टिकुलर टिश्यू, एक पर्टिकुलर ऑर्गन या पर्टिकुलर कहीं भी ट्यूमर है अगर, और हाउ tens of thousands of genes and proteins work together in interconnected network to orchestrate the chemistry of life। मतलब कहने का ये डिजीजेस के बारे में हम पता लगेगा, ट्यूमर मतलब कैंसर के ऊपर जो रिसर्च चल रहा है उसमें हमें हेल्प मिलेगी, और किस तरह से इतनी सारी जीन्स आपस में इंटरेक्ट करती हैं तो पूरा का पूरा जो प्रोटीन्स बनती हैं उनकी जो पूरी लाइफ केमिस्ट्री है हमें वो समझ में आ सकती है। ये है हमारे एप्लीकेशंस किसकी, एचजीपी की, और इसके फ्यूचर चैलेंजेस हमारे सामने क्या क्या है, ठीक है। तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड विद द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एंड नाउ वी विल सॉल्व सम क्वेश्चंस ताकि हमें पता लग सके how much we have understood. Okay, in the history of biology, the Human Genome Project led to the development of biotechnology. History of biology, the Human Genome Project led to the development of biotechnology। तो है बायोइन्फॉर्मेटिक्स की एक नई साइंस हमारे सामने खुलकर आती है। तो क्वेश्चन ये होना चाहिए था, the Human Genome Project led to the development of which branch of biology, that is bioinformatics। क्योंकि हमें जो भी डाटा हमारा जो स्टोर करना था, इंफॉर्मेशन को जो हमें स्टोर करना था, रिट्रीव करना था, एनालाइज करना था, जिसकी वजह से एक नई ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इमर्ज हुई, दैट इज बायोइन्फॉर्मेटिक्स। ओके, in Human Genome Project the dash chromosome was completed in May 2006। 2003 में मेरा एस्टिमेट था कि कंप्लीट हो जाएगा,
2006 में हुआ, एक्स्ट्रा टाइम लग गया। क्यों? क्रोमोसोम नंबर 1 की वजह से, जिसके पास 2968 जीन्स थी। दैट वाज सबसे ज्यादा टाइम लेने वाला क्रोमोसोम। ओके, which of the following is not a salient feature of the Human Genome Project? Human Genome Project contains 3614.7 million nucleotide bases. ये क्वेश्चन ऑलरेडी बोर्ड्स में आ चुका है, जब लॉकडाउन के अंदर MCQs हुए थे, टर्म 1 टर्म 2 के अंदर जब हुआ था तब भी ये क्वेश्चन आया था। और हमारे पास इसका नंबर कितना है? 3164.7। आप एक बार चेक भी कर सकते हैं दैट हमारे पास कितने मिलियन बेस पेयर है? 3164.7, 3164.7। और हमारे क्वेश्चन में कितना नंबर दिया गया है? हमारे क्वेश्चन में दिया गया है 3614.7। होना कितना चाहिए? 3164.7। दिस इज राइट। Million nucleotide bases. Less than 2% genome codes for protein. Yes, absolutely right. Over 50% of the gene discoveries are yet to be investigated regarding their function. Yes. Chromosome Y has the fewest of genes. बाकी सब ठीक है। इसका मतलब हमारा A ऑप्शन जो है that is wrong. चलो आगे आ जाओ। Under HGP, the scientists have located 1.4 million locations where differences in single DNA base, single DNA base के अंदर difference है, इसको क्या बोलते हैं? Single nucleotide polymorphism और pronounced as SNPs। ठीक है, तो means इसका आंसर क्या हो जाएगा? B। ओके, नेक्स्ट आ जाओ। Human Genome Project was a मेगा प्रोजेक्ट। कितने ईयर लॉन्ग था बेटा ये? अच्छा, इसकी एक्स की जगह हमें यहाँ पे फिल करना है। 13 ईयर लॉन्ग प्रोजेक्ट था। एंड स्टार्टिंग फ्रॉम, कहाँ से स्टार्ट हुआ था? 1990 से स्टार्ट हुआ था। और कंप्लीट ये कब होना था? 2003 में। हालांकि 2006 में क्रोमोसोम नंबर 1 की वजह से हुआ, बट हमारे आंसर में हम देखेंगे X13 Y99 Z203। ओके, तो हमारा आंसर हो गया बेटा C, राइट? ओके, तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड विद ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। और साथ ही हमने ये समझा कि इस प्रोजेक्ट की क्या क्या एप्लीकेशंस है, किस तरह से हमने ये देखा कि कैसे जो ह्यूमंस का जो डीएनए है वो डिफरेंट है। क्यों दो ह्यूमन बींग्स आपस में डिफर करते हैं, कहाँ डिफरेंस है। ठीक है, तो अब इसी जो प्रोजेक्ट की जो नॉलेज है उसको हम बेस बनाएंगे किसके अंदर? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अंदर। So with this, it's the time to say thank you, but always remember that you have to learn with a smile.